नमस्ते मेरे दोस्त और फिर से स्वागत है जी केमिस्ट्री में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 8 और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे सुंदर चैप्टर्स में से एक खोल रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स। इसके नीचे बहता एक ही विचार है, एनर्जी हीट के रूप में बह सकती है, वर्क के रूप में खर्च हो सकती है, बार बार अपना रूप बदल सकती है, फिर भी उसका कुल कभी न खोता है न बनता है। ब्रह्मांड एक परफेक्ट लेजर रखता है। जब डेविड ने पहली बार यह सुना तो उसने पूछा, तो जली हुई मोमबत्ती की एनर्जी कहाँ जाती है? कहीं नहीं, और हर जगह वह बस रूप बदल लेती है और हिसाब फिर भी बराबर रहता है। और जी में यही लेजर और तेज हो जाता है। आप सीखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क की तुलना करना, एस लॉ को संख्याओं में जोड़ना और एक पूरी कंबशन रिएक्शन में हर बॉन्ड सही से गिनना। आज हम उस लेजर को पढ़ना सीखेंगे, एनर्जी की बुक कीपिंग। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, शब्दावली, सिस्टम और सराउंडिंग्स और स्टेट फंक्शन तथा पाथ फंक्शन के बीच गहरा फर्क। दूसरा, फर्स्ट लॉ खुद, डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, इसकी साइन कन्वेंशंस और रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल वर्क से कैसे अलग है। तीसरा, एंथैल्पी H, संबंध डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा M गैस RT और साफ सुथरा नतीजा CP माइनस CV इक्वल्स R। चौथा, हेस लॉ और एक कठिन G स्तर का बॉन्ड एंथैल्पी न्यूमेरिकल एक पूरी कंबशन रिएक्शन पर। और पांचवा, G की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और एक न्यूमेरिकल क्विक चेक। तैयार हैं? वन आइडिया एट अ टाइम। किसी भी नियम से पहले हमें भाषा चाहिए। पहला, सिस्टम वो हिस्सा है जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, जैसे किसी फ्लास्क में एक रिएक्शन, बाकी सब कुछ फ्लास्क, कमरा, बाकी सारा ब्रह्मांड सराउंडिंग्स है। एक काल्पनिक बाउंड्री खींचिए और थर्मोडायनामिक्स शुरू हो जाती है। दूसरा, सिस्टम्स तीन प्रकार के होते हैं। ओपन सिस्टम अपने सराउंडिंग से मैटर और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान करता है। क्लोज सिस्टम सिर्फ एनर्जी का, मैटर का नहीं। और आइसोलेटेड सिस्टम किसी का नहीं। एक परफेक्ट थर्मोस फ्लास्क इसकी सबसे करीबी तस्वीर है। तीसरा, और यही चैप्टर का दिल है, स्टेट फंक्शन सिर्फ सिस्टम की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, इस पर नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब स्टेट फंक्शंस हैं। जैसे पहाड़ पर आपकी ऊंचाई, यह सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि आप कहां खड़े हैं, उस रास्ते पर नहीं जिससे आप चढ़े। चौथा, पाथ फंक्शन पूरी तरह लिए गए रास्ते पर निर्भर करता है। हीट और वर्क पाथ फंक्शंस है, एक ही दो बिंदुओं के बीच दो अलग रास्ते बहुत अलग हीट और वर्क मांग सकते हैं, भले ही स्टेट फंक्शन में बदलाव एक जैसा हो। इस फर्क को पकड़े रखिए। जी इसे हर साल पढ़ता है और यही वजह है कि एक ही दो स्टेट्स के बीच भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क अलग अलग निकलते हैं। अब फर्स्ट लॉ और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सुनहरा बॉक्स हमारा सिस्टम है, उसके चारों ओर की डैश्ड फ्रेम सराउंडिंग्स है। नियम बस इतना है, डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस बल्पा। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो कारणों से बदलती है, बाउंड्री पार करता हीट और बाउंड्री पार करता वर्क, और कुछ नहीं। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। अब साइंस और यही मार्क्स जीते या हारे जाते हैं। सिस्टम द्वारा अवशोषित हीट अंदर बहता हुआ पॉजिटिव क्यू है, सिस्टम द्वारा छोड़ा गया हीट नेगेटिव है। बॉक्स के अंदर की ओर जाता हरा तीर देखिए, वही पॉजिटिव हीट है। वर्क के लिए हम जो कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं वो ये है, सिस्टम पर किया गया वर्क पॉजिटिव W है और सिस्टम द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव। अंदर धकेलता हरा तीर पॉजिटिव वर्क है। और अब वो जी ट्विस्ट, उस डैश्ड वायलेट बॉक्स में बैठा हुआ। जब कोई गैस स्थिर एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध फैलती है, वो इरिवर्सिबल वर्क है, W इक्वल्स माइनस P टाइम्स डेल्टा वे। लेकिन उसी गैस को उसी शुरुआती वॉल्यूम से उसी अंतिम वॉल्यूम तक रिवर्सिबली छोटे छोटे इजोथर्मल स्टेप्स में धकेलिए तो किया गया वर्क है W इक्वल्स माइनस NRT गुना फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम का नेचुरल लॉग
और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों में बड़ा होता है। एक ही शुरुआत, एक ही अंत, अलग रास्ता, अलग वर्क। यही फर्क इस स्लाइड का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विचार है। अब मिलिए एंथैल्पी से, वह क्वांटिटी जिसे केमिस्ट सच में लैब में मापते हैं। पहला, एंथैल्पी की परिभाषा है H इक्वल्स U प्लस PB। इसे क्यों बनाया? क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस खुली बीकर्स में स्थिर प्रेशर पर होती है और स्थिर प्रेशर पर आदान प्रदान किया गया हीट बिल्कुल डेल्टा H होता है। तो डेल्टा H वो हीट ऑफ रिएक्शन है जिसे आप सीधे माप सकते हैं। दूसरा, इसकी तुलना स्थिर वॉल्यूम से कीजिए। अगर वॉल्यूम बदल ही नहीं सकता तो सिस्टम कोई एक्सपेंशन वर्क नहीं करता, इसलिए सारा हीट इंटरनल एनर्जी में जाता है। स्थिर वॉल्यूम पर डेल्टा U इक्वल्स Q। तीसरा, गैसेस वाली रिएक्शंस के लिए दोनों जुड़े हैं। डेल्टा A इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT। यहाँ डेल्टा N गैस के मोल्स की संख्या में बदलाव है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, और G इसी टर्म में एक साइन का जाल छुपा देता है। इसलिए इक्वेशन को 2 बार पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। और चौथा, आइडियल गैस के लिए एक साफ नतीजा, स्थिर प्रेशर पर मोलर हीट कैपेसिटी माइनस स्थिर वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स R, यानी Cp माइनस Cv इक्वल्स O गैस कांस्टेंट ही। सिंपल और बहुत एग्जामिनेबल। अब एक पूरा G स्तर न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। और यह उस 2 एटम वाले एग्जाम्पल से कठिन है क्योंकि हमें पूरी कंबशन रिएक्शन में बॉन्ड्स सही से गिनने होंगे। हम मीथेन +2 ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड +2 वाटर देने की एंथैल्पी निकालेंगे बॉन्ड एंथैल्पीज का इस्तेमाल करके। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी 414 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 498, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की 799 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 464, सब किलोजूल पर मोल में। स्टेप 2 फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल्स टूटे बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पीज का योग माइनस बने बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पीज का योग। स्टेप 3 टूटे बॉन्ड्स, एक मेथेन मॉलिक्यूल में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और हम 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स तोड़ते हैं। 4 गुना 414 प्लस 2 गुना 498 यानी 2452 किलोजूल्स। स्टेप 4 बने बॉन्ड्स, और यही G का पसंदीदा जाल है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक नहीं 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स देते हैं। तो हम 4 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स और 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। 4 गुना 799 प्लस 4 गुना 464 यानी 5052 किलोजूल्स। स्टेप 5 जवाब, डेल्टा 1 was 2652 माइनस 5052 यानी माइनस 2400 किलोजूल्स पर मोल। एक सेरेमिक और एक साफ गोल संख्या, ठीक इसलिए क्योंकि हमने हर बॉन्ड ईमानदारी से गिना। आप चैप्टर के सबसे शानदार विचारों में से एक हेसेस लॉ, और इस बार साइकिल पर असली संख्याएं रखते हैं। पहला, न्यू एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए कुल एंथैल्पी बदलाव सिर्फ शुरुआती और अंतिम पदार्थों पर निर्भर करता है, उनके बीच के रास्ते पर नहीं। दूसरा, सीधा रास्ता, कार्बन प्लस ऑक्सीजन सीधे जलकर कार्बन डाइऑक्साइड 393.5 किलोजूल्स पर मोल छोड़ता है। तीसरा, उसी कार्बन डाइऑक्साइड तक एक अप्रत्यक्ष रास्ता पहले कार्बन ऑक्साइड से होकर 2 स्टेप्स रखता है। पहला 110.5 किलोजूल्स पर मोल छोड़ता है और दूसरा 283.0 किलोजूल्स पर मोल। चौथा, और यही हेसेस लॉ है, संख्याओं में सीधा बदलाव दोनों स्टेप्स के योग के बराबर होना चाहिए। -393.5 इक्वल्स -110.5 प्लस -283.0। तो अगर कोई रिएक्शन सीधे मापना मुश्किल हो, जैसे कार्बन का सिर्फ आधा जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, तो हम उसे उन स्टेप से बनाते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। और याद रखिए, किसी स्टेप को उल्टे तो उसकी एंथैल्पी का साइन भी उलट जाता है। वही एक ट्रिक जी के सवालों का पूरा वर्क खोल देती है। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो जी सच में पूछता है साल दर साल। 1. फर्स्ट लॉ, डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W।
सिस्टम में बहता हीट पॉजिटिव Q है और सिस्टम पर किया गया वर्क पॉजिटिव W। दोनों साइंस ठंडे दिमाग से रट लीजिए। 2. एक ही दो स्टेट्स के बीच रिवर्सिबल वर्क हमेशा इरिवर्सिबल वर्क से बड़ा होता है। मैग्नीट्यूड में G को यह एक इसोथर्मल एक्सपेंशन न्यूमेरिकल से परखना बहुत पसंद है। 3. डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT और डेल्टा N गैस है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। यह साइन गलती से पलट दिया तो पूरा जवाब पलट जाता है। 4. हेसेस लॉ, बस स्टेप्स की एंथैल्पीज जोड़िए ताकि वो बना सके जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता, और अगर आप किसी स्टेप को उल्टे तो उसकी एंथैल्पी का साइन उलट दीजिए। 5. किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइजेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी एक तय संख्या है -57.1 किलो जूल पर मोल। क्योंकि यह असल में सिर्फ पानी का बनना है, वह वैल्यू सीख लीजिए। अब G के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। रीजन, इसका बदलाव सिर्फ शुरुआती और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, रास्ते पर नहीं। सारा की तरह सोचिए, पहले हर एक को अलग जांचिए, फिर कनेक्शन जांचिए। असर्शन ट्रू है? हाँ। रीजन ट्रू है? हाँ। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल। रास्ते से स्वतंत्र होना ही किसी चीज को स्टेट फंक्शन बनाता है। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा असर्शन, एक ही दो स्टेट्स के बीच किसी आइडियल गैस का रिवर्सिबल इसोथर्मल एक्सपेंशन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से ज्यादा वर्क करता है मैग्नीट्यूड में। रीजन, रिवर्सिबल प्रोसेस अनगिनत इन्फिनिटेसिमली छोटे स्टेप से गुजरता है। अब रुकिए, क्योंकि ये सूक्ष्म है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन क्या सिर्फ अनगिनत छोटे स्टेप्स लेना ही यह समझा देता है कि वर्क बड़ा क्यों है? पूरी तरह नहीं। असली वजह यह है कि रिवर्सिबल रास्ता हर इंस्टेंट पर एक्सटर्नल प्रेशर को गैस के अपने प्रेशर के बराबर रखता है, इसलिए वह हर बार ज्यादा प्रतिरोध करता है और ज्यादा वर्क निकालता है। अनगिनत स्टेप्स ट्रू है, पर एक्सप्लेनेशन के तौर पर अधूरा। दोनों ट्रू, रीजन पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन बी। यही वो ट्रैप है जिसमें जॉन हर बार फंसता है। तीसरा असर्शन, नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन के 2 अमोनिया देने में डेल्टा H डेल्टा U से कम है। रीजन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा N गैस +2 है। पहले रीजन जांचिए। प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल्स 2 है, रिएक्टेंट की तरफ एक +3 यानी 4, 2 - 4 बराबर -2 +2 नहीं, तो रीजन फॉल्स है। अब असर्शन, क्योंकि डेल्टा N गैस -2 है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल्स डेल्टा N गैस RT। एक नेगेटिव संख्या, तो डेल्टा H सच में डेल्टा U से कम है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन सी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस वॉल W। किसी सिस्टम के लिए लिखा एनर्जी का संरक्षण। एंथैल्पी H इक्वल्स U प्लस PV, वह हीट कंटेंट जिसे केमिस्ट स्थिर प्रेशर पर मापते हैं। आइडियल गैस की हीट कैपेसिटीज Cp - Cv इक्वल्स R, गैस कांस्टेंट एग्जैक्टली। और एंथैल्पी तथा इंटरनल एनर्जी के बीच की कड़ी डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो चैप्टर अब आपका होने लगा है। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, एक ही दो स्टेट्स के बीच रिवर्सिबल एक्सपेंशन में किया गया वर्क हमेशा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से बड़ा या बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, वर्क एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि यह सिर्फ सिस्टम की शुरुआती और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइजेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी
लगभग एक जैसी होती है, -57 किलो जूल्स पर मोल के करीब। तो कितने सही हैं दो स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा? रिवर्सिबल वर्क सच में बड़ा या बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन सच में उस एक जैसी संख्या के पास टिकता है, क्योंकि ये असल में सिर्फ पानी का बनना है। लेकिन दूसरा गिर जाता है। वर्क एक पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं, बिल्कुल इसके उल्टा जो ये दावा करता है। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूँ। दो मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, जब कोई गैस फैलती है तो किया गया वर्क फर्स्ट लॉ में पॉजिटिव W के रूप में आता है। कितना नेचुरल लगता है, गैस कुछ कर रही है तो जरूर पॉजिटिव होगा। लेकिन सच ये है, एक्सपांशन सिस्टम द्वारा सराउंडिंग्स पर किया गया वर्क है, इसलिए यह नेगेटिव वर्क है। W इक्वल्स माइनस पार्ट एक्ट अल्फा। सिस्टम बाहर धकेलने में एनर्जी खर्च कर रहा है और खर्च को माइनस साइन लेकर चलना ही पड़ता है। मिथ 2, एक ही दो स्टेट्स के बीच रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपांशन एक जैसा वर्क करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में बदलाव एक जैसा है। सच ये है, वे कभी एक जैसा नहीं करते। रिवर्सिबल क्वाजी स्टैटिक वर्क हमेशा बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में। सिर्फ डेल्टा यू और डेल्टा है जैसे स्टेट फंक्शंस रास्ते को पूरी तरह अनदेखा करते हैं, हीट और वर्क कभी नहीं करते, चाहे वॉल्यूम कितना भी एक जैसा दिखे। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर, और आज इनमें से एक असली न्यूमेरिकल है। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए और हर संख्या को खुद को बोलिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ आज का फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन 1, एक सिस्टम 200 जूल्स हीट अवशोषित करता है और 50 जूल्स वर्क उस पर किया जाता है। डेल्टा यू क्या है? 200 प्लस 50 पॉजिटिव 250 जूल्स। क्वेश्चन 2, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन के 2 अमोनिया देने के लिए डेल्टा एन गैस क्या है? फॉरक की तरफ 2 मोल्स गैस, रिएक्टेंट की तरफ 4, तो 2 - 4 - 2। क्वेश्चन 3, एक मोल आइडियल गैस के लिए Cp - Cv क्या है? गैस कांस्टेंट आरा। क्वेश्चन 4, एक ही वॉल्यूम का बदलाव, एक ही दो स्टेट्स, कौन ज्यादा वर्क करता है मैग्नीट्यूड में? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन? रिवर्सिबल हर बार। और क्वेश्चन 5 सोचने वाला, एक मोल आइडियल गैस 300 केल्विन पर रिवर्सिबली और आइसोथर्मली फैलती है 1 लीटर से 10 लीटर तक। R बराबर 8.314 और 10 का नेचुरल लॉग बराबर 2.303 इस्तेमाल करते हुए W निकालिए। W इक्वल्स -nRT गुना 10 का नेचुरल लॉग -1 गुना 8.314 गुना 300 गुना 2.303, लगभग -5744 जूल्स, यानी लगभग -5.74 किलो जूल्स। अगर आपने ये पूरा कर लिया तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कंजर्व रहती है, डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W बाश। सिस्टम में बहता हीट पॉजिटिव Q है, उस पर किया गया वर्क पॉजिटिव W, सिस्टम द्वारा किया गया एक्सपांशन वर्क नेगेटिव, और रिवर्सिबल वर्क हमेशा बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में एक ही दो स्टेट्स के बीच। एंथैल्पी है H इक्वल्स U प्लस PV, स्थिर प्रेशर पर डेल्टा H रिएक्शन का हीट है, और आइडियल गैस के लिए Cp - Cv इक्वल्स R। गैस रिएक्शंस के लिए डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT, डेल्टा N गैस के साइन पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। हेसेस लॉ हमें स्टेप्स की एंथैल्पीज जोड़ने देता है ताकि वो बना सके जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता, और बॉन्ड एंथैल्पी से डेल्टा H इक्वल्स टूटे बॉन्ड्स माइनस बने बॉन्ड्स। हर बॉन्ड ईमानदारी से गिनिए, कार्बन डाइऑक्साइड 2 छुपाता है। और अगली क्लास हम थर्मोडायनेमिक्स में और गहरे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स 2, एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी और गिब्स फ्री एनर्जी, वह नियम जो तय करता है कि रिएक्शन असल में किस तरफ जाएगी। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने एनर्जी का लेजर पढ़ना सीख लिया है जी के तरीके से। शायद यह सिर्फ एक इक्वेशन और कुछ साइंस लगा हो, लेकिन यह समझ लीजिए
फर्स्ट लॉ हर हीट ऑफ रिएक्शन, हर बॉन्ड एंथैल्पी न्यूमेरिकल, हर हेसिस लॉ चेन के नीचे बैठा है जो जी कभी पूछेगा। सेरा, डेविड, लीसा और जॉन सबने एक्सपेंशन वर्क के उस माइनस साइन से जूझा, और जिस दिन वह समझ आया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क उलझन नहीं रहे, बस दो साफ संख्याएं बन गए जिन्हें कंपेयर करना आसान था। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात साइन कन्वेंशंस को एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए। वन आइडिया एट अ टाइम आप जी जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं सेकंड लॉ में।